वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के वैसे तो कई वजह थी, लेकिन दोनों में कॉमन रीजन था बदलाव। इजराइल, ईरान, हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन और हमास इस वक्त जंग की मैदान में है। इसमें भी एक सिमिलैरिटी है, वो है बदले की आग। खैर, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के वक्त यूएन नहीं था। ऐसे युद्धों को रोकने के लिए ही वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1945 में यूएन अस्तित्व में आया, लेकिन यूएन को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल लगातार गजा पर बमबारी कर रहा है, लेकिन यूएन बस इतने महीनों से सिर्फ निंदा कर रहा है, डिबेट कर रहा है, चिंता जता रहा है। तो आखिरकार यूएन के हाथ किसने बांधे? यूएन बना कैसे? 37,000 एम्प्लॉइज है यूएन के पास, हजारों करोड़ का बजट है। फिर आखिरकार मिडिल ईस्ट को युद्ध का मैदान बनने से यूएन रोक क्यों नहीं पा रहा? द यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में वर्ल्ड वॉर टू के बाद बना। इसका सबसे बड़ा मकसद है देशों के बीच में पीस, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन बनाना, कमजोर देशों की मदद करना। यूएन ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एड पर काम करता है। यूएन की 6 मेन बॉडीज है। जनरल असेंबली, ये मेन रिप्रेजेंटेटिव और पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। सिक्योरिटी काउंसिल, ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यहाँ इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज पर पॉलिसी पर काम होता है। इसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन का ये मेन जुडिशियल बॉडी है। इसके अलावा यूएन सेक्रेटेरिएट। अभी की बात करें तो यूएन के जनरल असेंबली में 193 मेंबर कंट्रीज है। हर देश के पास अपनी आवाज है कि वो डिस्कशन और डिसीजन मेकिंग में बराबरी के हिस्सेदार है। पिछले 1 साल में आपने खबरों में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का काफी जिक्र सुना होगा। ये भी यूएन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ सिक्योरिटी पीस को लेकर चर्चा होती है, रेजोल्यूशन पेश किए जाते हैं। इसमें 15 मेंबर है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो इसमें है चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। वही नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करें, अल्जीरिया, इक्वाडोर, गुआना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरिया लियोने, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड। नॉन परमानेंट मेंबर्स देशों में 5 को हर साल जनरल असेंबली द्वारा 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। यूएन कई सारी एजेंसीज और प्रोग्राम्स भी चलाती है जो खास एरिया पर फोकस करते हैं, जैसे हेल्थ में WHO, एजुकेशन में यूनेस्को और बच्चों के वेलफेयर में यूनिसेफ। वर्ल्ड वॉर टू के जख्म कई देश कभी नहीं भूलेंगे। 1945 मई में जर्मनी के सरेंडर और सितंबर में हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर बॉम्बिंग के बाद जापान के सरेंडर के बाद ये महायुद्ध खत्म हुआ, लेकिन इसका असर आज तक इन देशों में देखने को मिलता है। खैर, इसी डर से कि दोबारा ऐसा हाल ना हो, पावरफुल देशों ने साथ मिलकर एक ऐसा संगठन बनाने की सोची जो ऐसे विवादों को बढ़ने से रोके, उसके पास पावर्स हो। यही था यूनाइटेड नेशंस। लेकिन इस पर बायस्ड होने का आरोप हमेशा से लगता रहा है। कई क्रिटिक्स बदलाव की मांग करते हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल परमानेंट मेंबर यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। आरोप लगते हैं इन देशों का यूएन में दबदबा है। यूएन अक्सर अपने प्रस्तावों को लागू करने के लिए सदस्य देशों पर निर्भर रहता है, जिससे जवाबदेही किसकी होगी ये भी नहीं पता चलता, सदस्य देश की या यूएन की। साथ ही एक कारण है स्थायी मेंबर के पास मौजूद वीटो पावर। सिर्फ इतना ही नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स चुने जाते हैं, उनके चुनाव को लेकर भी आरोप लगते रहे हैं। यूएन जनरल असेंबली में 193 सदस्य देश है जो यूएन स्टेट्स कहलाते हैं, लेकिन 50 यूएन स्टेट्स ऐसे हैं जो कभी सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं रहे। नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुनने के प्रोसेस पर भी आरोप लगते रहे हैं। कोई कहता है कि 5 स्थायी मेंबर्स इनमें अपनी पसंद, नापसंद और फायदे नुकसान का ध्यान रखते हैं। कोई कहता है कि क्योंकि यूएन ने इन स्टेट्स को 5 रीजन में बांट रखा है, जिसकी वजह से कंपटीशन भी ज्यादा है। ये स्टेट्स कौन से हैं? अफ्रीकन स्टेट्स, एशियन स्टेट्स, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स और लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स। अफ्रीकन स्टेट्स में काफी ज्यादा देश है, लेकिन इनके पास सिर्फ 3 नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए सीटें हैं, तो सभी को मौका नहीं मिल पाता। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इलेक्शन के इस पूरे प्रोसेस में अब बदलाव होने की आवश्यकता है। 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ का कुल बजट
$3.59 बिलियन यानी कि लगभग 3000 करोड़ रुपए है। वह साल 2021 में यूनाइटेड नेशन का कुल बजट $150 मिलियन यानी 1134 करोड़ रुपए था। संयुक्त राष्ट्र संघ को सदस्य देशों की ओर से चंदे के रूप में ये राशि मिलती है। दुनिया के करीब 55 देश नियमित रूप से यूएन को चंदा देता है। यूनाइटेड नेशन इन पैसों का खर्च प्रोग्राम्स के कार्यान्वयन और अधिकारियों की सैलरी पर करता है। यूएन सुरक्षा काउंसिल में काम करने वाले अधिकारियों की औसतन सैलरी $98,000 हर साल की है। इसे रुपए में देखा जाए तो ये 7 लाख रुपए प्रति माह है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए उसके 37,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो अगर यूएन के पास इतनी पावर है, बजट है, स्टाफ है, तो वो ऐसे युद्ध को क्यों नहीं रोक पाता? यूएन के 6 सेक्रेटरी जनरल रहे बोट्रस घाली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसका एक बड़ा कारण वीटो पावर को बताया था, जो यूएन काउंसिल में सिर्फ स्थायी मेंबर्स के पास है, जो किसी भी रेजोल्यूशन को वीटो लगाकर रोक सकते हैं। सिर्फ एक स्थायी देश का वीटो पावर ही ये काम कर सकता है। और घाली ने माना था कि एक बड़ी वजह है कि यूएन चाहकर भी किसी युद्ध को नहीं रोक पाता। इस सिस्टम को लेकर कई बार डिबेट होती है, लेकिन यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना, रशिया जैसे देश अपने पास पड़े इस ट्रम्प कार्ड को कैसे गिव अप करेंगे? यूएन से जुड़े तो 193 देश है, लेकिन दबदबा सिर्फ 5 देशों का ही है। यूएन काउंसिल नियम के मुताबिक स्थायी सदस्य ही बड़े फैसले करेंगे। ऐसे में बाकी देशों को यूएन पर अब इतना भरोसा भी नहीं रहा है। यूएसए यूएन का सबसे बड़ा डोनर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ने 2022 में $18 बिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया था। यूएसए न सिर्फ यूएन का स्थायी मेंबर है, बल्कि होस्ट भी है, क्योंकि भाई यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। अब बात करते हैं आखिर जिस काम के लिए यूएन बनाया गया था उसमें वो कितना सफल रहा है। ताजा उदाहरण ले लीजिए। यूनाइटेड नेशन 7वीं बार किसी युद्ध को रोकने में फेल साबित हुआ। जी हाँ, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग की शुरुआत हुई है, वो इतिहास का 7वां मौका है जब यूनाइटेड नेशंस जंग रोकने में फेल हुआ। अभी यूएन की नाकामी की वजह से ही करीब 8 देश जंग की मैदान में हैं। इनमें एक तो यूएन का स्थायी मेंबर रूस भी है। यूएन 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच भी जंग नहीं रोक पाया था। दोनों देश के बीच अब तक जंग चल ही रही है। इसके अलावा भी अगर इतिहास में जाएं तो कई सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। यूएन के गठन के करीब 10 साल बाद अमेरिका ने वियतनाम पर अटैक कर दिया। कारण था फ्रांस, क्योंकि उसकी वहां पर कॉलोनी थी 1858 से ही। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रांस लगभग दिवालिया हो गया था और इंडो चाइना रीजन में अपनी कॉलोनी को बचा नहीं सका और एक शांति सम्मेलन में वियतनाम का बंटवारा हो गया। उत्तर में कम्युनिस्ट और दक्षिण में अमेरिकी समर्थित सरकार। इसीलिए यहाँ युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई। इस जंग को वियतनाम अमेरिका युद्ध के नाम से जाना जाता है। यूएन इस हमले को रोक पाने में विफल रहा। इस जंग में करीब 20 लाख लोग मारे गए। मरने वाले अधिकांश वियतनाम के ही थे। 1980 के आखिर में इराकी सेना ने ईरान पर हमला कर दिया। गुस्साए ईरान ने जंग छेड़ने की घोषणा कर दी। दोनों देश के बीच करीब 8 साल तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में करीब 10 लाख लोग मारे गए। यूएन इसे भी रोकने में फेल रहा। यूएस जो यूएन का स्थायी मेंबर है, कहा जाता है उसी की मदद से इराक के सद्दाम हुसैन ने तब ईरान से जंग लड़ी थी। इराक और ईरान के बीच एक नदी आती है। यही एक तरह से दोनों देशों के बीच बॉर्डर है। तो इराक चाहता था कि ईरान की जमीन पर कब्जा कर ले। अमेरिका तेल की लालच में इराक की मदद कर रहा था। यूएन ना तो अमेरिका को रोक सका, ना ही इस युद्ध को। 1994 में रवांडा में आंतरिक युद्ध छिड़ गया। बहुसंख्यक हुतू ने वहां के अल्पसंख्यक समुदाय तुत्सी के लोगों पर हमला कर दिया। यूएन शांति समझौते के लिए मैदान में आया, लेकिन तब तक बात आगे बढ़ गई। इस नरसंहार में 8 लाख लोग मारे गए। 2021 में फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसके लिए माफी भी मांगी थी। 1991 में गल्फ वॉर छिड़ गया। इसमें एक तरफ अमेरिका नेतृत्व कर रहा था और दूसरी तरफ इराक। ये युद्ध कुवैत की संप्रभुता को लेकर शुरू हुआ था, क्योंकि ईरान के साथ युद्ध लड़ने के बाद इराक कंगाल हो रहा था। उसे लगा वो कुवैत और उसके ऑयल रिजर्व्स को अपने कब्जे में ले लेगा। उसने कहा कुवैत पहले हमारा ही हिस्सा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूएन ने इराक पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया, जिससे इराक का ट्रेड और लिमिटेड हो गया। यूएन ने धमकी दी कि अगर इराक जनवरी 1991 तक कुवैत को नहीं छोड़ता है तो उस पर मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। यूएन ने
अरब और वेस्टर्न दोनों तरफ से कई देशों को एकजुट किया ताकि इराक के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया जा सके। इसी बीच जनवरी 1991 में यूएन गठबंधन ने मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया ताकि कुवैत को आजाद किया जा सके, जो फरवरी तक हो भी गया। इस जंग में करीब 50,000 लोग दोनों तरफ से मारे गए। सबसे ज्यादा नुकसान इराक को हुआ था। खैर, यूएन का काम सिर्फ शांति स्थापित करना नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर ये देशों को इकट्ठा करके आर्मी भी बना सकता है। इसकी अपनी पीस फोर्स भी है, जो उजड़े देशों जैसे कि लेबनान के दक्षिण एरिया में स्टैब्लिश्ड है। ये पीस फोर्स भी कई देशों के सैनिक होते हैं, लेकिन यूएन पीस फोर्स के साथ जुड़कर ये सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई नहीं करते, बल्कि शांति बनाए रखने और सरकार को अच्छे से काम करने का माहौल देते हैं। लेबनान में 1978 से ही ये फोर्स वहां बसा हुआ है, लेकिन अलग अलग देशों में इस फोर्स पर कई आरोप लगते रहे हैं। कोई कहता है ये यूएन के पावरफुल मेंबर देशों के लिए जासूसी करता है। इजराइल कहता है ये हिजबुल्लाह के मिलिटेंट से मिला रहता है, लेकिन यूएन इन आरोपों को नहीं मानता। मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त तनाव का माहौल है, उसकी जड़ फिलिस्तीन और इजराइल विवाद से शुरू हुआ है। एक इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ने 1945 के बाद से 90 रेजोल्यूशन पर वीटो पावर यूज किया है, जिसमें से आधे तो इजराइल के फेवर में रहे। पहला वीटो था 10 सितंबर 1972 में, जब लेबनान में इजरायली आक्रामकता बढ़ रही थी। उस वक्त यूएन में रखे गए ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को यूएस ने वीटो पावर लगाकर खारिज कर दिया। इससे लेबनान के नागरिक दक्षिण क्षेत्र को छोड़ने पर मजबूर हुए। ये वक्त था सिविल वॉर का और इससे टेंशन और बढ़ गई थी। इजराइल ने 1981 में सीरिया के गोलान हाइट्स पर इलीगली कब्जा किया। तब भी यूएन में इस एक्शन के खिलाफ रेजोल्यूशन पेश किया गया था, जिसमें यूएस अगेंस्ट में था। 1983 में लेबनान के सबरा और शतीला रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे फिलिस्तीनियों के नरसंहार के पीछे भी इजराइल का नाम सामने आया था, लेकिन यूएन में जब इसके लिए प्रस्ताव आया तो यूएस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। इस नरसंहार में कहा जाता है 3000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। 2017 में यूएस ने जेरूशलम को इजराइल कैपिटल के तौर पर मान्यता दी, जिसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव पेश हुआ कि सिटी में कोई भी बदलाव मंजूर नहीं होगा, लेकिन यूएस ने वीटो लगा दिया। रिसेंट टाइम की बात करें तो 2021 मई में इजराइल और हमास के बीच हिंसा में बढ़ोतरी के दौरान अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश हुए कई प्रस्तावों को वीटो पावर से रोक दिया, जिसमें इस संघर्ष को संबोधित करने और सीज फायर का आह्वान करने की मांग की गई थी। दिसंबर 2021 की बात करें तो अमेरिका ने उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जिसका मकसद फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट को गलत ठहराना था। यूएस ने तब भी इजराइल का समर्थन किया। अक्टूबर 2023 गाजा में नए सिरे से हिंसा के बाद अमेरिका ने फिर से सिक्योरिटी काउंसिल के एक प्रस्ताव का विरोध किया, जिसमें इमीडिएट सीज फायर का आह्वान किया गया था। यूएस ने तर्क दिया ये इजराइल के राइट टू डिफेंड के खिलाफ है। 2024 में भी फिलिस्तीन को यूएन में 194वां देश बनाने के लिए, सदस्य देश बनाने के लिए रेजोल्यूशन पेश किया गया था, जिसे यूएस वीटो से रोक दिया गया। खैर, सिर्फ यूएस ही नहीं, हर पावरफुल कंट्री अपने फायदे के लिए अलग अलग नियमों का हवाला देते हुए ये ट्रम्प कार्ड यूज करते रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से ही यूएन पावरफुल होते हुए भी युद्ध रोकने में नाकामयाब रहा है। खैर, ऐसा नहीं है यूएन कोई काम नहीं करता, लेकिन ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। अगर यूएन के काम करने के तरीकों पर, स्थायी सदस्यों के अधिकारों पर सवाल उठते हैं तो उसमें जांच होनी चाहिए, और बदलाव तो प्रकृति का नियम है। क्या यूएन को बदलते जमाने के साथ अपने ढांचे में या पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में बदलाव के बारे में कम से कम सोचना नहीं चाहिए? और अगर यूएन ऐसा करता भी है तो क्या इसके परमानेंट सदस्य इसके लिए तैयार हो पाएंगे?